जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना गुरु अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सभी बच्चे कमेंट करें और बताएं सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी बच्चों को। तो स्टार्ट करते हैं तेजी से क्लास को बिना डिले किए हुए। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे क्या, अलेक्जेंडर पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कैसे सिकंदर भारत पर अटैक करता। जब अटैक करता है तो आम्भी कुमार उसके सामने क्या कर देता, आत्मसमर्पण कर देता है। आम्भी कुमार ने जब आत्मसमर्पण कर दिया और राजा पोरस से और उनके बीच जो युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग झेलम का युद्ध कहते हैं, हाइडा स्पेसस का युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ वितास्ता के नाम से जाना जाता है। तो जब सिकंदर को ये फील हो गया, लंबे समय तक यहाँ सिकंदर की सेना पड़ी हुई थी और मतलब आकर के रुकी हुई थी। उसकी पूरी सेना, जो सिकंदर की पूरी सेना थी, वो ब्यास नदी के पास, झेलम में तो युद्ध हुआ, झेलम का युद्ध वो जीत जाते हैं और जीतने के बाद पोरस को अलेक्जेंडर अपना क्या करता है, मित्र बना लेता है। और सिकंदर अपने फ्रेंडली, मतलब उनसे फ्रेंडली बिहेवियर करता है, उनसे मित्रवत व्यवहार करता है। और झेलम के युद्ध के दौरान ही सिकंदर ने पहली बार हाथियों के दर्शन किए। यह युद्ध 100% अगर पूछा जाए तो ये डिसाइड कर पाना बड़ा ही मुश्किल है कि राजा पोरस जीतते हैं या फिर अलेक्जेंडर। क्यों? क्योंकि अब चूंकि यूनानी लेखक है, इसीलिए उनका स्टेटमेंट रहता है कि हमारा शासक जो है अलेक्जेंडर युद्ध को जीता। तो उसको हम लोग मानते हैं मजबूर होकर के, क्योंकि हमारे पास सोर्स नहीं है। तो यहां तक की बातें हम लोगों की हुई थी। सब सही है सर, सब सही है सर, वेरी गुड। तो यहां से फिर मजबूर हो करके जब चारों तरफ से सब कुछ जब सिकंदर यहां पर रुका तो साम दाम दंड भेद चाणक्य की जो नीतियां थी, वो सारी नीतियां यहां पर अप्लाई होती हैं। और सिकंदर की सेना में जो है, सेना में चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को भेज देता है कि जाओ भाई, सेना की प्लानिंग कैसे की जाती है, सारा कैसे किया जाता है। वो सिकंदर की सेना में भेज देता है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, जो वहां पर जाता है और मौर्य के नाम से काफी धीरे धीरे करके फेमस होता है। तो चाणक्य ने साम दाम दंड भेद तमाम सारे फॉर्मूले अपनाए, जिसके वजह से सिकंदर की सेना मानी जाती है कि ब्यास नदी को पार करने से क्या कर देती है, मना कर देती है। चार तरीके से प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं सिकंदर को मारने का, यहाँ से भगाने के लिए, मतलब हर तरीके का परियोजना कर दिया जाता है। और माना जाता है सिकंदर का वापस जाना बेहद ही मजबूरी थी। और सिकंदर जब यहाँ से वापस गया तो वापस जाते समय, वापस जब यहाँ से जाता रहा था तो जाते समय दो बड़े जो है नगर बनाता है। एक अपने घोड़े के नाम पर, जिसका नाम था बुकेफला, और दूसरा क्या, निकैया। दो शहर की स्थापना करता है। और यहाँ पर सिकंदर टोटल 19 महीने भारत में रहा। और यहाँ से जब गया तो बेबीलोन में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब? 323 बीसी में, 323 बीसी में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो अलेक्जेंडर, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, अलेक्जेंडर, यानी क्या, तो सिकंदर पढ़ रहे थे। अलेक्जेंडर पढ़ रहे थे, नहीं क्या, तो सिकंदर पढ़ रहे थे हम लोग। सिकंदर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें देखते हैं शेष भाग, इसका देखते हैं शेष भाग, रिमेनिंग पार्ट देखते हैं हम लोग। सिकंदर का शेष भाग, ठीक है। सिकंदर ने 2 शहर बनवाए थे। टू सिटी एस्टैब्लिश बाई अलेक्जेंडर। 2 शहर की स्थापना सिकंदर द्वारा। अब ये शहर कौन कौन से थे भाई? तो पहला शहर आता है बुकेफला और दूसरा शहर आता है निकैया। बुकेफला और दूसरा शहर क्या होता है, निकैया। निकैया। बुकेफला किसके नाम पर? तो उसके घोड़े का नाम था, ठीक। बुकेफला किसका नाम था? तो घोड़े का नाम था, घोड़े का नाम था, ठीक, घोड़े का नाम था। अब सिकंदर के आने के बाद
सिकंदर के आने के बाद जब यहां से वापस जाता है, यहां से वापस गया, ठीक है, तो वापस जाने के बाद सिकंदर के आने से क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। 323 में इसकी डेथ हो जाएगी। तो यहां सिकंदर 19 महीने रहता, कितने महीने रहता, तो 19 महीने भारत में रहता सिकंदर, मतलब ऐसे कह लीजिए 19 महीने भारत में सिकंदर रहा। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा। और बात कर लेते हैं डेथ ऑफ सिकंदर, सिकंदर की मृत्यु कब हुई, और सिकंदर की मृत्यु को लेकर के रहस्य बना होता है कि जहर दिया गया था। अब ये जहर किसने दिया था, भारत से मिला था या ये जहर उसे वहीं पे मिला था। डेथ ऑफ अलेक्जेंडर कब होगा, 323 बीसी में। 323 बीसी में कहां पर, तो बेबीलोन। कहां पर हुआ था, बेबीलोन में, ठीक है, कहां पर होता है, बेबीलोन में। तो बेबीलोन में उसकी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, डेथ हो जाती है, किसकी, अलेक्जेंडर की, ठीक है। सिकंदर, ध्यान रखिएगा एक पॉइंट, बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को, ब्यास को संस्कृत में क्या कहते हैं बताएं आप लोग, ब्यास को वैदिक कालीन नदी क्या कहते हैं, ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। मना कर दिया, ठीक। तो डिनाई कर देती है सिकंदर की सेना कि मैं ब्यास नदी को पार नहीं करूंगा। ब्यास नदी को वैदिक कालीन नेम इसका क्या था, तो इसका कौन सी रिवर, तो बीस रिवर। इसको संस्कृत में कहते हैं क्या, तो विपाशा कहते हैं। वैदिक नेम इसका क्या मिलता है, तो विपाशा। वैदिक नेम इसका क्या मिलता है, तो विपाशा कहते हैं, इसी को ध्यान रखना, विपाशा। चलिए, कुछ बच्चों का आंसर बहुत बढ़िया, महिमा, विनोद, अमित, वेरी गुड, आनंद साहू, बहुत बहुत बढ़िया आंसर। तो उसकी सेना कहती है कि जो है अलेक्जेंडर की आर्मी ब्यास नदी को क्रॉस करने से क्या करते, रिफ्यूज कर देते कि हम ब्यास नदी को क्रॉस नहीं करेंगे, तो मना कर देते। उसकी डेथ कहाँ पर होती, तो बेबीलोन में इसकी डेथ हो जाती है, ध्यान रखना है। और कब होती है, तो 323 बीसी में। कहाँ पर, तो 323 बीसी में। कहाँ पर, तो बेबीलोन में, ठीक। कहाँ पर डेथ हो जाती है इसकी, तो ध्यान रखना, बेबीलोन में। बेबीलोन में कहाँ पर, तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो कितने महीने रहा, 19 महीने, इसलिए 19 मंथ रहता भारत में। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि सिकंदर के आगमन से, यूनानियों के आगमन से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा। यूनानी जब भारत में आते हैं तो यूनानियों के आने से भारत में ठीक क्या प्रभाव पड़ा भारत में, भाई यहां से वापस चला गया, क्योंकि चाणक्य का सामदाम दंड भेद। सिकंदर की मृत्यु का कारण, सिकंदर की मृत्यु का कारण पॉइजन माना जाता है बेटा, जहर दिया गया। तब जहर किसके द्वारा दिया गया था, क्वेश्चन मार्क है। कुछ लोग कहते हैं इंडिया में चाणक्य के द्वारा दिया गया था जहर, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई वहीं पर मिलता है जहर, उसके लोगों ने ही जहर दे दिया था। फिलहाल तो जो भी हो, सिकंदर बीमार हुआ था, ठीक। तो फिलहाल तो उसकी कहानी क्या हो गई, खत्म। अब देखो, पश्चिम से जल मार्ग और थल मार्ग से संपर्क हुआ, यानी कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड लैंड रूट फ्रॉम वेस्ट। दूसरा, उलूक शैली, जो करेंसी होती है, करेंसी पर उलूक शैली पर मुद्रा पर देखने को मिलता है। गांधार आर्ट जो कनिष्क के समय था, ठीक, वो पूरा का पूरा और पॉपुलर हो जाता है। उत्तर पश्चिम में राजनीतिक एकीकरण, उत्तर प्रदेश में समझना, नॉर्थ वेस्ट में पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुआ। पहले नॉर्थ वेस्ट में अलग अलग लोग कबीलों में हुआ करते थे, छोटे छोटे क्लैन होते थे, उनका पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुआ एक साथ, ठीक। दूसरा, यूनानी भाषा का प्रचलन जो अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलता है, वो भी नजर आता है आपको।
लैंग्वेज जो ग्रीक लैंग्वेज होते जो अशोक के अभिलेखों पर देखने को मिलता वो कहीं ना कहीं यूनानियों की इम्पैक्ट है। अलेक्जेंडर ने भारत में जो जो साम्राज्य थे उसके पास, मतलब सिकंदर के साम्राज्य जो इधर के क्षेत्र में था वो 6 पार्ट में डिवाइड करता है। वो 3 जो पश्चिम वाले पार्ट थे वो यूनानी थी, मतलब वो 3 पार्ट अपने पास रखता, ग्रीक पार्ट, और 3 पूर्वी वाले भाग, मतलब 2 भाग थे ऐसे, पूर्व और पश्चिम, तो इधर के ग्रीक वाले पार्ट हो जाते हैं। अगर इसको डिवाइड करोगे बेटा तो 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए, ठीक। इधर हो गए ग्रीक वाले, तीन स्टेट जो 3 प्रोविंस की अगर बात करोगे, 3 प्रोविंस की, तो ये ग्रीक वाले हो जाएंगे, और 3 इधर वाले जो पार्ट हो जाएंगे, 3 पार्ट इधर वाले जो हो जाएंगे, 3 पार्ट ईस्ट वाले, ये इंडियन पार्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इंडियन, ठीक। 3 प्रोविंस यहाँ पर और 3 प्रोविंस यहाँ पर, 3 प्रोविंस यहाँ पर, कुल 6 भागों में बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा ईस्ट वाला और ये हो जाता है वेस्ट वाला, ठीक। ये हो जाता है वेस्ट वाला, ये ग्रीक का डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है। ईस्ट वालों में क्या होता है, एक आम्भी का क्षेत्र होता है, एक पोरस का, एक अभिसार देश का, 3 प्रांत होते हैं। आम्भी तक्षशिला से झेलम तक का आम्भी का राज दे दिया गया, पोरस को ब्यास से लेकर के झेलम तक का राज दे दिया गया। अभिसार कंट्री में छोटे छोटे कई सारे बाकी प्रांत होते हैं, तो छोटे छोटे कई राज्य मिल जाते हैं, मतलब कुल मिलाकर के 3 प्रांत। तो पोरस को कहता है आपका साम्राज्य झेलम से लेकर के ब्यास रिवर तक होगा, और आम्भी का तक्षशिला से लेकर के झेलम तक का आम्भिक का साम्राज्य होता, मतलब सभी का डिवाइड करके सिकंदर जाता ताकि आपस में लड़े ना। ये कारण होता है यहाँ से वापस गए, ठीक है, क्योंकि सिकंदर की सेना में तमाम सारे र्यूमर फैल गए थे। चाणक्य ने साम दाम दंड भेद फॉर्मूला अपनाया था माना जाता है, और सिकंदर की सेना लगातार बैटल करते करते थक चुकी थी, और वो उसके सेना आगे बढ़ने से क्या कर देती है, मना कर देती है, ठीक। कई सारे कारण माने जाते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य की नीतियां मानी जाती। चंद्रगुप्त मौर्य को उसकी सेना में भेज दिया गया, और उन्हें आभास हो गया था कि अब ये अभियान हम आगे नहीं कर सकते हैं, तो मजबूर होकर के साम दाम दंड भेद 3 नीतियां अपनाता है चाणक्य, और मजबूर होकर के सिकंदर को यहाँ से क्या करना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है। चलिए अब आते हैं हम लोगों की जो डायनेस्टी हो जाएगी, वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, और वो डायनेस्टी आपकी क्या होती है, मौर्य डायनेस्टी। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वंश आप लोग पढ़ रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आपकी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे कैसे भाई, क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन, यानी इनका परिचय देखेंगे। परिचय में देखेंगे कि वर्ण क्या थे, कौन सी जाति के थे, कौन सी कम्युनिटी के थे, क्या बातें थी क्या नहीं थी, ये देखेंगे हम लोग इनका इंट्रोडक्शन में सबसे पहले। दूसरा हो जाएगा कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी के स्रोत क्या है। यानी क्या, जानकारी के स्रोत क्या है, कैसे पता चलता है कि मौर्य वंश क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था। कल का पीडीएफ मिल गया होगा, पीडीएफ तो मैंने भेज दिया, फिर भी मैं चेक करवाता हूं। तीसरा आता है क्या, तो रूलर एंड उनके वर्क, मानी शासक और कार्य। कौन से शासक थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, कौन से शासक थे, क्या क्या कार्य करते हैं। दूसरा देखते हैं इनका पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, इनका पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल सिस्टम, यानी क्या, राजनीतिक व्यवस्था। नेक्स्ट इनका हम लोग देखेंगे कि मौर्य काल का सोशल लाइफ कैसा था, मतलब सामाजिक जीवन कैसा था। और बात कर लेते हैं मौर्य काल का सोशल लाइफ कैसा था, इनका इकोनॉमिक लाइफ कैसा था,
मतलब आर्थिक जीवन कैसा था, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। इनका आर्थिक व्यवस्था कैसी थी भाई, इनका अर्थव्यवस्था का मेन जीवन क्या था भाई, क्या करते थे क्या नहीं करते थे। ठीक, और बात कर लेते हैं इनका अदर, बाकी जितनी भी सारी चीजें आ जाएंगी। इनका रिलीजियस लाइफ भी देख लेंगे। हालांकि रिलीजियस में तो पहले साथ साथ ही चल लेंगे, धार्मिक जीवन की बात कर लेंगे। और इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, मतलब इनका पतन कैसे हुआ। और इसके बाद अदर फैक्ट, अन्य तथ्य देखेंगे। ठीक है। अभी चंद्रगुप्त शुरू होने दो, फिर बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य कैसे मरता है, क्या होता है। ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बेटा। ठीक है, सभी अभी बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। क्लियर है। तो ये सब हम लोग देखेंगे कि जैन मौर्य साम्राज्य कैसे आया, कौन से वर्ण के थे, जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं, शासक और उनके काम क्या क्या है, कौन से शासक कौन सा अच्छा काम किया या नहीं किया। और बात कर लेते हैं इनका पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे, राजनीतिक जीवन कैसे देखेंगे। ठीक, और ये सारी की सारी बातें देखेंगे। इधर सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, इनका पतन क्या हुआ, अदर फैक्ट क्या हुआ, ये सारी की सारी बातें करेंगे। ठीक है सर। उस टाइम कौन सी लैंग्वेज प्राकृत लैंग्वेज यूज होता था। प्राकृत और पाली दो भाषाएं थी, तो पाली लगभग कम हो गया था और प्राकृत भाषा का प्रयोग खूब बड़े पैमाने पर हो रहा था। ठीक है, प्राकृत भाषा का प्रयोग, साथ में संस्कृत लैंग्वेज ब्राह्मण लोग बोलते थे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग मौर्य साम्राज्य में इंट्रोडक्शन जो पहला पार्ट होता है, तो आपका जो है नंद वंश का खत्म होता है। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहला बात कर लेते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन, यानी क्या, तो परिचय में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, एंड ऑफ नंदा डायनेस्टी, एंड ऑफ द नंदा डायनेस्टी। यानी नंद वंश का समापन, नंद वंश का अंत, और उसी पे क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ मौर्य डायनेस्टी। क्या स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग ऑफ मौर्य डायनेस्टी, यानी क्या, मौर्य वंश की शुरुआत, मौर्य वंश की शुरुआत सबसे पहला पॉइंट होता है। नंद वंश का अंत हो जाता है और मौर्य वंश की क्या हो जाती है, शुरुआत होती है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद। धनानंद की हत्या मैंने आपको बताया था। धनानंद की हत्या किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसकी मदद से किया था, चाणक्य की मदद से किया था। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था, धनानंद की हत्या चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी। और कौन सा वंश शुरू हो गया था, मौर्य वंश की स्टार्टिंग हो गई थी। अब जब मौर्य वंश की स्टार्टिंग हो गई थी, तो सबसे पहला एक सवाल आता है मौर्य वंश में कि मौर्य वंश के लोग कौन से जाति के थे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि मौर्य वंश के लोग कौन से वर्ण के थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, क्या थे। तो सबसे पहले आप बताएं मौर्य वंश को कौन सी कम्युनिटी का मानोगे, ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र, क्या लिख मानना चाहोगे आप लोग कमेंट करके बताइए। इंट्रोडक्शन में हम लोग हैं, ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश के वर्ण की बात कर लेते हैं। कौन सा वर्ण था भाई, मौर्य वंश के लोग कौन से वर्ण के थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, कौन सी कम्युनिटी के थे मौर्य लोग। देखो दो तीन विचारधारा आता है। पहला विचार होता है या तो ब्राह्मण रहे होंगे, यानी ब्राह्मण रहे होंगे। दूसरा विचार आता है या तो वो लोग क्षत्रिय रहे होंगे, यानी क्या, क्षत्रिय। या तो वो लोग क्या रहे होंगे, वैश्य रहे होंगे।
या तो चौथा विचारधारा आता है कि वो लोग शूद्र रहे होंगे, 4 विचारधारा आता है। अब आप लोग बताइए कौन से वंश का मानना उन्हें ज्यादा उचित होगा? मौर्य लोगों को ब्राह्मण माने, क्षत्रिय माने, वैश्य माने, शूद्र माने, क्या माने? चलिए, सभी लोगों का आंसर, विनोद जी कह रहे हैं शूद्र थे, नितिन कह रहे हैं शूद्र थे, अमित कह रहे हैं क्षत्रिय थे, ठीक, और प्रिंस कह रहे हैं शूद्र थे, अनुराग जी वैश्य प्रशिक्षित शूद्र, आनंद साहू वैश्य कह रहे हैं, ओबीसी नहीं बताना, उसमें ओबीसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था बेटा, ठीक है। मोहित जी कह रहे हैं क्षत्रिय थे, केजीएस कह रहे हैं वैश्य थे, वैश्य, सुधीर, सूरज, मुस्कान, अखिल 60% वैश्य, बहुत बढ़िया। निको, आफ्ताब कह रहे हैं शूद्र, नितिन कह रहे हैं बिकॉज चाणक्य की लाइन थी कि एक पूरा लाइन लिखे बेटा। चलिए, चलिए सभी का अपना अपना आंसर होगा। सैलवी का क्षत्रिय, खुशी प्रिया क्षत्रिय, सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं भाई। देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है कि ब्राह्मण, तो ब्राह्मण तो इन्हें माना ही नहीं जा सकता। सबसे पहला पॉइंट होता है ब्राह्मण, इन्हें मानना बेकार है, क्योंकि ब्राह्मण कोई व्यक्ति नहीं कहता कि ये लोग ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण वाला कॉन्सेप्ट तो आप खारिज कर दीजिए कि भाई मौर्य लोग ब्राह्मण थे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपका खारिज हो गया कि ये लोग ब्राह्मण थे। तो सबसे पहला ब्राह्मण वाला कॉन्सेप्ट तो आपका खारिज हो गया, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि ब्राह्मण वाला विचारधारा आप क्या कर दीजिए, खारिज कर दीजिए, क्योंकि 1-2% इतिहासकार कहते हैं उसे कंसीडर नहीं कर सकते। तो आप में से कोई भी सहमत नहीं कि लोग ब्राह्मण थे। अब क्षत्रिय वाला विचारधारा था, तो क्षत्रिय कई लोग कहते हैं, जैसे बौद्ध साहित्य हो गए, जॉन मार्शल हो गए, हेमचंद्र राय हो गए, ये सब क्षत्रिय कहते हैं। जैसे क्या होते हैं, जितने भी बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य के अनुसार बौद्ध साहित्य इन्हें कहते हैं क्षत्रिय थे। और बात कर लेंगे कौन कहते हैं क्षत्रिय थे भाई, तो बौद्ध साहित्य इन्हें क्षत्रिय डिक्लेयर करती है, जॉन मार्शल इन्हें क्षत्रिय डिक्लेयर करते हैं, जॉन मार्शल कहते हैं क्षत्रिय थे ये लोग। और बात कर लेते हैं इसके अलावा कौन, हेमचंद्र राय कहते हैं क्षत्रिय थे, हेमचंद्र राय कहते हैं क्षत्रिय थे। मतलब ये सब इतिहासकार कहते हैं कि ये लोग क्षत्रिय थे। मतलब इनका ओपिनियन है कि भाई गुप्ता जी लोग क्या थे, क्षत्रिय थे। अरे सॉरी, ये जो है मौर्य जी लोग क्षत्रिय थे। बुद्धिस्ट लिटरेचर, जॉन मार्शल और हेमचंद्र राय, ये लोग कहते हैं कि भाई ये लोग क्षत्रिय थे। बस वाला कहते हैं कि भाई ये लोग क्षत्रिय हुआ करते थे जब धनानंद के जो फादर थे, ऐसे कह लीजिए धनानंद के बाद पहले जो महापद्मनंद थे, महापद्मनंद ने एक उपाधि ली थी सर्व क्षत्रांतका, मतलब सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। तो उन्होंने मगध का जो क्षेत्र था पूरी तरह से क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, ध्यान रखना। हाँ, वो सभी लोग, ये लेखक है बेटा, ये जॉन मार्शल लेखक, आधुनिक युग के लेखक हैं। हाँ, जॉन मार्शल कई सारे समय तक चलेंगे। जॉन मार्शल का मतलब ये नहीं वो पूरे भारतीय इतिहास को लेखन का काम करते। जॉन मार्शल का मतलब हड़प्पा में थोड़ी जॉन मार्शल पैदा हुए बेटा। आज मुस्कान आप कोई किताब लिख दोगे तो आज के समय में जॉन आप हो जाओगे, आपको इतिहास पढ़ने के लिए कह दिया गया। अब किसी के ऊपर कुछ भी लिखो तो आप, तो जॉन मार्शल अंग्रेजों के समय थे, वो हड़प्पा काल के नहीं थे। हड़प्पा काल की खुदाई के बारे में बताते हैं। तो जॉन मार्शल का मतलब ये थोड़ी कि जॉन मार्शल बस एक ही चीज पे टिप्पणी करेंगे, वो कई चीज़ों पे। भारत का इतिहास लिखने में जॉन मार्शल का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक। वो ऐसा नहीं कि वो सब इतिहासकार हैं, थिंकर हैं, आधुनिक युग के इतिहासकार हैं। ये एंशिएंट मिडावल टाइम के नहीं, आधुनिक युग के इतिहासकार। ऐसा नहीं कि जॉन मार्शल ने हड़प्पा की खुदाई की तो जॉन मार्शल हड़प्पा में पैदा हुए, ऐसा नहीं बेटा, ठीक है, क्लियर 100%। तो बौद्ध साहित्य की जब हम बात कर लेते हैं तो कई सारे, देखो अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करता है, तो हम लोग थे शूद्र वे, यानी कहा महापद्मनंद पे। तो महापद्मनंद ने सर्व क्षत्रांतका की उपाधि ली थी। ये जो इतिहासकार है इनका मत है कि जब महापद्मनंद ने मगध के क्षेत्र में सभी क्षत्रियों का कत्लेआम कराना शुरू कर दिया, तो मगध से जो क्षत्रिय लोग थे वो सब भाग करके दूसरे क्षेत्र में बसने लगे और अपना रोजगार भी बदल दिए। तो उसी में चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता थे
सर्वार्थ सिद्ध मौर्य वो भी अपना क्षेत्र छोड़ करके रामनगर एक जगह माना जाता है, गोरखपुर के पास है, कोलीयगढ़ राज्य में चले गए और रामग्राम के कोलीयगढ़ राज्य में चले गए और वहीं पर ये क्या करते हैं, वहीं पर मोर पालने का काम शुरू कर देते हैं। अब चूंकि ये मोर पालने लगे तो मोर पालने का काम होता था वैश्य का, इसीलिए इतिहासकार इन्हें कुछ वैश्य कहते हैं। लेकिन ये इनके पिता पहले मगध में हुआ करते थे और भाग करके जाकर के मजबूर होकर के अपना पेशा बदलते हैं, और पेशा बदलते हैं तो लेकिन उसके बेटे के अंदर वो सारी क्वालिटी थी जो क्षत्रियों के अंदर होती है, तो इसीलिए सारे लोग कहते हैं कि भाई ये लोग क्या थे, क्षत्रिय थे। उनका जो कहना है, ध्यान से सुनना, ठीक, उनका कहना कि ये लोग क्या थे, तो क्षत्रिय थे। तो ये वाला हिसाब किताब लागू होता है इनके बारे में। और बात कर लें वैश्य का, तो रोमिला थापर कहते नहीं भाई देखो मोर पालते थे तो वैश्य हुए ना, वो पीछे की हिस्ट्री को गायब कर देते। रोमिला थापर कहते नहीं भाई नहीं, ये लोग क्या थे, वैश्य थे, क्योंकि खेती करने का काम इनका मेन व्यवसाय था, मोर पालने का काम इनका व्यवसाय हुआ करता था, तो इसीलिए क्या थे, तो क्षत्रिय ये लोग क्या थे, तो वैश्य थे। ये स्टेटमेंट किसका आता है, तो रोमिला थापर का, रोमिला थापर का किसका स्टेटमेंट होता, तो रोमिला थापर कहते कि नहीं भाई ये लोग क्या थे, तो वैश्य थे। ठीक, सभी का क्लियर है, एक बार बता दीजिए सभी का यहां तक क्लियर है। अब चूंकि देखो ये लोग ब्राह्मण धर्म को नहीं मानते थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैन हुआ, बिंदुसार अजीवक संप्रदाय अपनाते हैं और अशोक बौद्ध धर्म अपनाता है, तो तीनों लोगों का अलग अलग धर्म होता है। तो इसीलिए ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई, बौद्ध साहित्य वाले कहते हैं कि नहीं भाई ये क्या था, शूद्र था। जो ब्राह्मण धर्म वाले हैं, जैसे सॉरी हिंदू साहित्य कहते हैं, बौद्ध साहित्य नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया, जो ब्राह्मण साहित्य होते हैं वो कहते नहीं ये लोग क्या थे, तो शूद्र थे। यस सर क्लियर, विनोद जी का, अमित जी का, आकांक्षा जी का, तुलिका, संदीप, वेरी गुड, आनंद, प्रेस, रागिनी, श्रुति, वीरेंद्र, सुजल, बहुत बढ़िया, खुशी, सैलवी, सभी का क्लियर, बहुत बढ़िया। अब इसे कहते हैं शूद्र थे। तो शूद्र वाला विचारधारा कौन कहता है भाई, तो ध्यान रखना शूद्र वाला कौन कहते हैं, तो ब्राह्मण साहित्य में, ब्राह्मण साहित्य में कहा जाता है ये शूद्र थे। कौन से साहित्य में, तो ब्राह्मण साहित्य में। ब्राह्मण लिटरेचर में, ब्राह्मण लिटरेचर में इन्हें कहा गया शूद्र थे। लेकिन आप देखो शूद्र वाला भी विचार आपको मानना ठीक नहीं है, तो दो ही विचार मान सकते हो, या तो आप कहिए वैश्य थे या तो आप कहिए क्षत्रिय थे। ना आप शूद्र मान सकते हो ना आप ब्राह्मण मान सकते हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं मानना, या तो आप क्षत्रिय कहेंगे या तो आप वैश्य कहेंगे। मुद्रा राक्षस में इसे कुलहीन माना गया, अन्य इतिहासकार मुद्रा राक्षस के अनुसार अकॉर्डिंग टू मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस के अनुसार यह भी एक किताब है, मुद्रा राक्षस के अनुसार कुलहीन बताया गया, कुलहीन। कुलहीन का मतलब जिसका कोई कुल ही ना हो, जिसका कोई जाति ना हो, ठीक, जिसका कोई जाति ना हो। इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया उन्होंने, वृषल कहा, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया वृषल। क्या प्रयोग किया, वृषल। वृषल का मतलब होता है कुलहीन, जिनका कोई जाति ना हो। हाँ, इनमें सही क्या, इनमें डिबेट है, या तो आप क्षत्रिय मान सकते हो या तो आप वैश्य मान सकते हो, दोनों में से कोई भी एक मान सकते हो, ठीक है ना। जैसे विदेशी इतिहासकार क्या कहते हैं भाई, जैसे जस्टिन हो गया, जैसे स्ट्रैबो हो गया, जस्टिन हो गया, प्लूटार्क हो गया, कार्टियस हो गया, ये सब हो गए, ठीक। जस्टिन, अकॉर्डिंग टू जस्टिन, जस्टिन, कार्टियस, जस्टिन हो गया, कार्टियस हो गया, और बात कर लेते हैं, जस्टिन हो गया, कार्टियस हो गया, प्लूटार्क हो गया,
ठीक, जस्टिन कार्टियस और प्लूटार्क के अनुसार। और प्लूटार्क के अनुसार ये कौन सा, तो लोअर कास्ट का था, क्या माना जाता है, निम्न कुल का। लोअर कास्ट का था कि भाई ये लोग निम्न जाति के थे। हाँ, पेपर में टिक करना, पेपर में आपको पूछेगा तो आपको पहली प्रायोरिटी वैश्य पे देनी है, दूसरी प्रायोरिटी आपको छत्री पे देनी है। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी आपको वैश्य में देनी है। अगर किसी ऑथर का नाम पूछता है, ऑथर का नाम, जैसे मान लीजिए पूछता है कि जस्टिन कार्टिस स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य कौन सी वर्ण का था, तो आपको मार्क करना निम्न वर्ण। ऐसे कंडीशन में विशाखा दत्त की किताब मुद्रा राक्षस के अनुसार ये कौन सी जाति का था, तो ध्यान रखना कौन सी जाति का मान करना है, तो कुलहीन मार्क करना, वृषल मार्क करना। ठीक है, वृषल मार्क करना है। और ये सारे के सारे आपके जो पॉइंट हो जाते हैं, इसके हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, रोमिला था पर इन्हें वैश्य कहती हैं, जॉन मार्शल इन्हें छत्री कहते हैं, हेमचंद राय मौर्यों को क्या कहते हैं, छत्री कहते हैं। तो ये इस हिसाब से आपको मार्क करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत, यानी क्या, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी क्या, जानकारी के स्रोत। किसी वंश के जानकारी के दो ही तीन स्रोत होते हैं, या तो उस वंश से संबंधित कुछ किताबें हो, दो ही होते हैं, या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है, दूसरा होता है लिटरेरी सोर्स किसी भी वंश की जानकारी की। तो मौर्य वंश की जानकारी के भी दो स्रोत हैं, एक है आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल यानी क्या, तो पुरातात्विक, और दूसरा क्या होता है, लिटरेरी, यानी क्या, तो साहित्यिक। अब देखो इसमें अगर हम बात कर लें पुरातात्विक स्रोतों में, तो कैसे पता चलता, तो जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, यानी जूनागढ़ अभिलेख की बातें कर लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। इससे पता चलता है जूनागढ़ कहां पर है, तो गुजरात में। इसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है कि भाई मौर्य वंश क्या थे। ठीक, मौर्य वंश की जानकारी के बारे में जूनागढ़ अभिलेख। इसके अलावा और बात कर लेते हैं। ठीक, अशोक के अभिलेख, अशोकन इंस्क्रिप्शन, यानी अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख से भी हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। और बात कर लेते हैं उस काल के जो क्वाइंस थे, यानी क्या, सिक्के, उस काल के सिक्के जो पण कहलाते थे, उससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी के पता चलता है। ठीक, उससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी के बारे में पता चलता है। और मौर्यों के जो मोनूमेंट्स है, मोनूमेंट्स का मतलब हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, जो केव वगैरह है, अन्य सारी गुफा वगैरह है, इन सब में जो केव वगैरह है, केव वगैरह, गुफा वगैरह जो अशोक के द्वारा बनवाए गए, गुफा आदि एटसेट्रा कर लीजिए, उन सब से हमें पता चलता है मौर्य वंश के। लिटरेरी सोर्स में अगर बात करोगे तो किताबों में तो मेगास्थनीज की इंडिका, इसकी किताब तो मेगास्थनीज की इंडिका से हमें मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की इंडिका।
मेगास्थनीज की इंडिका से भी हमें पता चलता है कि इस किताब से हमें चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कैसा होता था, प्रशासन कैसा होता था, ठीक, इससे हमें पता चलता सारी की सारी बातें। दूसरा और बात कर लेते हैं, और क्या पता चलता, कौटिल्य की किताब कौन सी है, फटाफट तेजी से बताओ, कौटिल्य की किताब कौन सी है? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ऑफ चाणक्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है। और किससे? तो मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की, मैंने आपको बता दिया पहले ही, मुद्रा राक्षस और विशाखादत्ता। विशाखादत्त, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में आपसे सीधे सीधे सवाल होता है। विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, आपसे सीधे सवाल होता है कि इंडिका किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य एक है या अलग? एक ही है सब। मोहित बेटा अभी चाणक्य के बारे में जानेंगे। चाणक्य का नाम चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्ता, 3 नाम थे, ठीक है। इन सबसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी के पता चलता है। अब सबसे पहला शासक हम लोग देखते हैं किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको देखते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को, पहला शासक। तो ये सारे सोर्स हैं जो हमें मौर्य वंश के बारे में बताते हैं कि मौर्य वंश कहाँ कहाँ तक फैला था, कौन कौन शासक था, क्या क्या किया उस समय। जैसे अशोक के अभिलेख, अशोक कहता समस्त प्रजा मेरी संतान है। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, वो भी हमें कहाँ पता चलता? मौर्य वंश के अभिलेखों में। ये सारी के सारे में मौर्य वंश की जानकारी के बारे में स्रोत बताते हैं कि मौर्य वंश कहाँ कहाँ तक फैला था। जैसे जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर? गुजरात में। तो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। तो ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जूनागढ़ तक था, गुजरात तक था। अगर ये सब नहीं मिले तो कैसे पता चलेगा? मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा कि हमने भारत का दौरा किया और भारत का समाज इतने इतने जातियों में बटा हुआ था, 7 जातियों में बटा था। तो भारत के समाज के बारे में, भारत के नगर प्रशासन के बारे में, हाँ अभी चंद्रगुप्त की वाइफ भी आएगी, सिल्वी जी, टेंशन ना लीजिए, वाइफ और सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, जितने भी होंगे। चलिए बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का। नहीं, बड़ा देर तक आप लोग सब्र कर रहे हो क्योंकि सीधे सीधे पढ़ने की आदत है। चंद्रगुप्त मौर्य, चलो भैया अब स्टार्ट करते हैं इन महोदय जी की पूरी कहानी। सबसे पहले A to Z इनका हम बना देते हैं। सबसे पहला इनका टाइम पीरियड क्या होगा? किसी का टाइम पीरियड अभी आपको ज़्यादा याद करना है नहीं, मतलब इनका समय काल क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा इनके महोदय जी का। दूसरा बात कर लेते हैं इनका, इनका टाइम पीरियड क्या होगा। दूसरा बात कर लेते हैं इनके मदर का नाम क्या होगा, इनके फादर का नाम क्या होगा, इनके सन का नाम क्या होगा, इनकी वाइफ का नाम क्या होगा। तो वाइफ दूसरे पेज पे देख लेते हैं थोड़ा सा। इनका अदर नेम क्या होगा महोदय जी का, या इनका टीचर कर देते हैं। इनका टीचर कौन होगा, मतलब इनका गुरु कौन होगा, इनका पुत्र कौन होगा, इनके पिता कौन होंगे, इनकी माता कौन होंगी, ठीक, इनका समय क्या होगा। चलो फटाफट फिलिंग इन द ब्लैंक भरो। इनके वाइफ की बातें कर लेते हैं। तो वाइफ की बात कर लेंगे तो वाइफ 2 होंगी, 2 पत्नियां होंगी, तो 2 पत्नियों में पूरा भर देंगे इसको हम लोग। तो हो गया इनका वाइफ। अदर नेम क्या होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। चलो पहले इतना देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक। तो देखो एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का समय क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का समय क्या था प्यारे बच्चों, तो 323 BC से 298 BC तक इनका टाइम पीरियड होगा। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य महोदय का।
इनकी माता का नाम क्या होगा? मूरा। माता का नाम क्या हो जाएगा? मूरा। क्या नाम होगा? तो मूरा। इनकी माता का नाम होगा मूरा। इनके पिता का नाम क्या होगा? तो सर्वार्थ सिद्ध मौर्य। कौन होगा? सर्वार्थ सिद्ध मौर्य। सर्वार्थ सिद्ध मौर्य। सर्वार्थ सिद्ध मौर्य। बड़ी ढूंढने के बाद मिलता है। इनके बेटे का नाम क्या होगा? तो इनके बेटे का नाम क्या होगा? तो बिंदुसार। क्या होगा? तो बिंदुसार। बिंदुसार। इनका गुरु कौन होगा? तो चाणक्य। चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या है भाई? चाणक्य का अन्य नाम क्या होगा? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या होगा? तो अन्य नाम होगा इसका क्या? विष्णुगुप्ता, जो ओरिजिनल नाम था विष्णुगुप्त, ये वास्तविक नाम था। वास्तविक नाम क्या था इसका? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त नहीं मिलेगा तो कौटिल्य मार्क कर दीजिएगा। कुटिल बुद्धि होने के कारण कौटिल्य कहा जाता है। कुटिल बुद्धि होने के कारण कौटिल्य कहा जाता है। फिर से देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड 323 से 298। माता हो जाएंगी मूरा, पिता हो जाएगा सर्वार्थ सिद्ध मौर्य, और पुत्र हो जाएगा बिंदुसार, और गुरु हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य का नाम होगा विष्णुगुप्ता या कौटिल्य। अब इनके पत्नियों के पास आ जाते। पत्नी, तो दो पत्नियां हो जाएंगी। एक पत्नी हो जाएंगी कौन? तो दुर्धरा। कौन हो जाएंगी मोहतरमा? तो दुर्धरा। दुर्धरा। और दूसरी कौन हो जाएंगी? तो हेलेना। कौन हो जाएंगी? तो हेलेना। अब दुर्धरा कौन होंगी मोहतरमा? तो दुर्धरा आपकी हो जाएंगी प्यारी सी डॉटर ऑफ धनानंद। डॉटर ऑफ धनानंद। कौन हो जाएंगी? धनानंद की बेटी, धनानंद की पुत्री। दूसरी आपकी हेलेना। हेलेना कौन हो जाएंगी? तो डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर यानी कौन? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। इन्हीं का एक और नाम मिलता है कार्नेलिया। ध्यान रखना, इन्हीं का एक और नाम मिलता है कार्नेलिया। हेलेना मिले तो हेलेना, नहीं मिलेगा तो कार्नेलिया मार्क कर देना। इसे पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। मतलब भारत में इसके पहले कोई ऐसा राजा नहीं था जो दूसरे देश में शादी किया हो, दूसरे प्रदेश में शादी किया, दूसरे देश में शादी किया हो। महाभारत को हटा देना, तो पहला व्यक्ति था भारत का जिसने दूसरे देश में शादी किया। वो पर्सन आपका कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसे कहते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज। यानी क्या? तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाता है, यानी फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज कहते हैं इसे। हाँ, एक देशी और एक विदेशी, बिल्कुल मोहित कह सकते हो, एक देशी और एक विदेशी। मतलब एक देशी हो गई और दूसरी विदेशी, धनानंद की बेटी और दूसरा ये। अब मुद्दा ये आता है कि चाणक्य ने, एक सवाल प्यारा सा, चाणक्य ने धनानंद की बेटी से क्यों शादी करवाया? बड़ा प्यारा सवाल है, जल्दी से बताओ इसको। धनानंद की बेटी से क्यों शादी करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं क्या? फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। लो लिख दे रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी।
चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। इसकी कैपिटल कहां पर होगी? कैपिटल का मतलब हो गया राजधानी। इसकी कैपिटल कहां पर होगी? तो इसकी कैपिटल होगी पाटलिपुत्र। कहां पर होगा? तो पाटलिपुत्र। कैपिटल कहां हो जाएगी? तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है। धनानंद की सभी योजनाओं के बारे में जानने के लिए दूसरा, कमजोर नास पकड़ के था, कमजोर नस पकड़ा था धनानंद की। अच्छा जी, ताकि प्रजा में अशांति ना फैले। बहुत बढ़िया नितिन। खुफिया जानकारी जानने के लिए। चलिए, अभी दहेज वहेज की बातें करते, दोबारा शादी करवाएंगे एक बार, टेंशन कहाँ ले रहे हैं। हाँ देखो, सिंपल सा बात है। देखो, धनानंद की बात अगर कर लें, नहीं बहन नहीं थी वो, सीरियल भूल जाओ, सीरियल भूल जाओ, वास्तविक जीवन में आओ। ठीक है बेटा, सीरियल की कहानी बच्चन जी सीरियल में रहती है, यहाँ मूवी की बात हो रही। अरे मूवी कह रहे हैं, यहाँ पर वास्तविक बात से चर्चा हो रही है। ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, जब इसकी शादी हुई थी, शादी इसलिए कराता है चाणक्य, उसे पसंद बिल्कुल नहीं थी दुर्धरा, लेकिन मजबूरी में शादी कराता है। कारण क्या था कि नंद वंश के कुछ अनुयायी लोग थे। जब धनानंद की हत्या कर दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, तो जब हत्या कर दिया जाता है तो मुद्दा यह होता है कि धनानंद के अनुयायी भी कुछ लोग होंगे। वह सिंपल सा बात है, वो राजा था तो उसके फॉलोअर भी कुछ ना कुछ होंगे, उसके लोग कुछ ना कुछ होंगे, उसको मानने वाले लोग भी होंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य से धनानंद की शादी इसलिए, धनानंद की जो बेटी दुर्धरा की शादी इसलिए करवा दिया जाता है इस कारण से, ताकि वो दोबारा, ताकि जो नंदवंश के फॉलोअर हैं, अनुयायी लोग हैं, वो शादी इसलिए करवाते हैं कि नंदवंश के जो अनुयायी लोग हैं वो विद्रोह ना करे, वो रिवोल्ट के बारे में ना सोचे। तो इसीलिए शादी करवा दिया जाता है ताकि वो कभी विद्रोह इत्यादि के बारे में वो ना सोचे। तो एक्चुअल कारण ये था कि विद्रोह के बारे में वो लोग ना सोचे, इसलिए उनकी शादी करवा दिया जाता। भाई सिंपल सा बात है, जैसे किसी की हत्या कर दिए तो उसके मानने वाले लोग कहते हैं ना, अच्छा ठीक है। जैसे मान लीजिए भारत के हमारे पीएम हैं, हम लोग के पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अच्छे हैं बुरे हैं बात की बात है। कल को कोई घटना हो जाती है तो उसका बदला क्या करेगा? भारत लेगा ही लेगा डेफिनेटली। मान लीजिए अमेरिका दौरा पर गए भारत के पीएम जी, और अमेरिका में कुछ हो गया तो तत्कालिक रूप से पूरे भारत वाले गुस्सा में आएंगे, कुछ भी अमेरिका को उड़ा दो। बेशक हम लोग को मोदी पसंद है नहीं पसंद है वो बात की बात है, मुद्दा इस बात का है कि वो भारत के पीएम है। कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी प्रेसिडेंट किसी कंट्री में जाता है, जैसे कलाम साहब एक बार अमेरिका गए थे और प्रेसिडेंट से हटने के बाद, तो मतलब प्रेसिडेंट वो थे नहीं, प्रेसिडेंट का मतलब वो उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, तो अमेरिका गए थे तो उन्हें स्कैनर से गुजारा गया था। स्कैनर जानते हो ना, स्कैनिंग होती है पूरी बॉडी की। तो अमेरिका में जब आप जाओगे तो फुल बॉडी स्कैन होता है, मतलब ऐसे स्कैनर लगा होता है, पूरा बॉडी वहाँ पर खड़ा करके आपको फिर गुजारा जाता है कि ताकि बॉडी के अंदर कुछ छुपा उपा के तो नहीं न ले जा रहे हो। तो वो उस स्कैनर से कुछ लोगों को नहीं गुजारा जा सकता, जैसे कोई भी प्रेसिडेंट हो या एक्स प्रेसिडेंट हो किसी कंट्री का प्रधानमंत्री हो, इन सबको स्कैनर से नहीं है। जो बड़े पोस्ट है, 2 पोस्ट है, इनको कहीं भी स्कैनर से नहीं गुजारा जा सकता है। तो कलाम साहब को अमेरिका में गुजारा गया, तो वहाँ से उन्हें स्कैनर से निकाल के, बड़ा विरोध हुआ पूरा भारत में, बहुत ज़्यादा उस समय खूब चर्चा में रहा। तो वहाँ के हालांकि जो ऑफिसर था उसने सॉरी बोला, गलती माना, फिर भी ये कहा गया कि नहीं तुमने आखिर क्यों स्कैनर से गुजारा, जब तुम्हें पता है कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुजारने की। अब यहाँ पर कई सारे लोग गुस्से में थे उस समय कि अमेरिका के प्रेसिडेंट आएंगे तो उन्हें हम लोग स्कैनर से गुजारेंगे। अरे भाई, ईंट का जवाब पत्थर से तो होता ही होता है कहीं ना कहीं। सर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य कैसे मिले? हिना, लगता है तुम पहले कहानी सुनी हो मेरे से। तो देखो, इन लोगों की मिलन जो मुलाकात हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य बकरी चराया करता था। ठीक है, इसकी कई कहानियां हैं, मिलन की 5 से 6 कहानियां हैं। एक बकरी वाली कहानी बड़ा पॉपुलर है। जब चंद्रगुप्त मौर्य
जब धनानंद कहता है उसे दरबार से निष्कासित कर दे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को समझाने के लिए जब चाणक्य जाता है तो वहां पर जब चुटिया खोलता है और कसम खाता है कि मगध की गद्दी पर जब तक एक साधारण व्यक्ति को नहीं बिठा देता तब तक मैं चुटिया नहीं बांधूंगा, तो वहां से आ रहा होता तो चंद्रगुप्त मौर्य बकरी चराया करता था। ठीक है, बकरी चराया करता था, एक गुफा में बैठ करके बकरी चराया करता था। पहले बकरी चराया करता था, गुफा में बैठ के चोर सिपाही का गेम खेल लेते सब लोग। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या बना हुआ था? जज बना हुआ था। क्या बना हुआ था? जज बना हुआ था। तो चाणक्य जा रहा था, कई लोगों से मिलने का प्रयास किया, कई लोगों से मिला, कोई उनका सही ढंग से रिप्लाई, मतलब जिसके पास जाता चाणक्य उससे कहता कि क्या तुम राजा बनोगे? क्या था राजा बनेंगे। लेकिन जब उनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करता चंद्रगुप्त मौर्य तो पता चलता, अरे मतलब चाणक्य जब एक्सपेरिमेंट करता उनके ऊपर कि भाई जिससे के पास चाणक्य जाता कहता राजा बनोगे, कहता राजा बनेंगे। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करता उनके ऊपर, उनका परीक्षण लेता तो देखता है सारे के सारे फेल हैं, कोई राजा बनने लायक है ही नहीं, राजा बनने की क्वालिटी इन लोगों के अंदर किसी के अंदर नहीं है। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य बकरी चराया करता था और वहीं जाता है तो आपस में लोग चोर सिपाही का गेम खेल रहे थे। चाणक्य गया, चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था और देखने लगा कि चोर सिपाही का गेम खेल रहे थे जब, तो चाणक्य देख रहा था चंद्रगुप्त मौर्य को कि एक नन्हा सा बालक, मतलब नन्हा इतना छोटा नहीं था, मतलब ठीक ठाक था, एक बालक बड़ी बारीकी से, बड़े ही सिस्टमेटिक वे से, बड़े ही ढंग से न्याय दे रहा है। और उसमें चोर एक बना था, एक सिपाही बना था और जज बन करके राजा के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य, बड़ा ही। तो उसको देख करके चाणक्य के मन में चंद्रगुप्त मौर्य को देखा जबकि एक बालक जो है बड़ा बढ़िया न्याय दे रहा है, तो फिर उसे पकड़ करके ले करके जाता है और उसकी माँ को पूछता है उसकी माँ कौन है, तो उसकी माँ मूरा के पास जाता है और मूरा से फिर उसे लेकर के आता है, मूरा से मिलता है, मिलने के बाद फिर उसे लेकर के आता है और उसकी माँ से मांगता है कि मुझे इसे भारत का शासक बनाना है। तो इस तरह से उनका हाँ, तो बिल्कुल उसकी माता मूरा से मांग करके लेके आता और तक्षशिला में पूरा उसका एजुकेशन वगैरह करवाता, शिक्षा वगैरह करवाता और उधर धनानंद को और चाणक्य को भेजने, अरे सिकंदर को भेजने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं दोनों का माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का। ठीक है बेटा, तो इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? पाटलिपुत्र। इसकी कैपिटल कहाँ हो जाएगी? पाटलिपुत्र। ठीक है, और बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम, अदर नेम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अदर नेम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, कहानियां बहुत हैं, बहुत कहानी है बेटा। अदर नेम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चलो अलग पेज पे ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा कम होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम, चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम, अन्य नाम जैसे क्या मिलते हैं? एंड्रोकोटस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आसान था शासक बनना। अरे जितना आसान दिख रहा उतना आसान नहीं था बेटा, जितना आसान मैं आपको बता दे रहा हूं उतना आसान नहीं था, इतना आसान नहीं था, ध्यान रखना है। ठीक, हाँ, तो इसका नाम क्या था? एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस क्या नाम था? तो एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। ये नाम कौन बनाता है एंड्रोकोटस? तो अकॉर्डिंग टू एरियन एंड प्लूटार्क। एरियन और किसके द्वारा? प्लूटार्क के द्वारा इसे नाम दिया जाता है क्या? एंड्रोकोटस। एरियन और प्लूटार्क, प्लूटार्क के अनुसार उन्होंने इसका नाम दिया क्या? एंड्रोकोटस। और क्या? तो सेंड्रोकोटस, जस्टिन और स्ट्रैबो के अनुसार। सेंड्रोकोटस। अकॉर्डिंग टू जस्टिन एंड स्ट्रैबो।
जस्टिन और स्ट्रैबो के अनुसार, जस्टिन और स्ट्रैबो के अनुसार इसी का नाम हो जाता है क्या, सेंट्रोकोटस। हाँ, किसी विदेशी ने, बिल्कुल विदेशी के द्वारा ही दिया गया था जस्टिन और स्ट्रैबो के अनुसार। तो एंड्रोकोटस, सेंट्रोकोटस, ये दो नाम आपको जरूर याद रखना है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य का रिलीजियस टीचर पूछता है, ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का अगर रिलीजियस टीचर पूछेगा तो आपका आंसर बदल जाना चाहिए। ध्यान रखना है, जैन टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भद्रबाहु। क्या हो जाएगा, तो भद्रबाहु। इन्हें धार्मिक गुरु कहा जाता है, भद्रबाहु। कौन हो जाएगा, तो भद्रबाहु। ठीक है, तो आज का हम लोग यहीं पे रखते हैं। हाँ, 2 गुरु होंगे, ध्यान रखिएगा। सर क्लास का टाइम 2 घंटा कर दीजिए। हिना, अगली क्लास मेरी आर में है 15 मिनट बाद, तो थोड़ा समय का 1-1 घंटे ही मिल पाना, थोड़ा डेली 1-1 घंटे ठीक है। ठीक, 1-1 घंटे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आराम से, टेंशन ना लीजिए। 6 दिन लगातार चल रहे हैं तो आपके कोर्स ऑन टाइम खत्म होंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, आपके और भी क्लासेस है ना, तो लगातार आप कितने घंटे, 6 घंटे से ज़्यादा क्लास आपको नहीं दिया जा सकता है। 6 घंटे सारे बच्चे, हिस्ट्री मान लीजिए आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है, टाइम पता ही नहीं चलता, अलग बात है, लेकिन समय का थोड़ा सा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। किसी के मन में कोई और सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिए। अभी कल आपके चंद्रगुप्त मौर्य की बाकी बातें करेंगे, अभी थोड़ी ही बात हो पाई है चंद्रगुप्त मौर्य की। कल बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का, सेल्यूकस निकेटर का युद्ध की बात करेंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और बात करेंगे, सुदर्शन झील का बात करेंगे, अन्य सारे। हाँ, तो वही बात मैं कर रहा हूँ, रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा, तो रिवीजन के लिए भी होना चाहिए 1-1 घंटे। ठीक है, लो सेल भी पहले पढ़ाई कर लो, सिलेबस तो ख़त्म हो ही जाएगा, क्यों टेंशन ले रही हो। ठीक है, हाँ, पहले पढ़ लो जो पढ़ा रहे हैं, सिलेबस तो ख़त्म कर ही लेंगे। चलो, सेमीफाइनल तो बिल्कुल आज है ही, तो ध्यान से देखिए मैच। चलिए, थैंक यू टू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।